देखिए, कोरोना काल में देश को वैक्सीन वाली खुशखबरी मिल चुकी है। अब बस इंतजार उस तारीख का है जब टीकाकरण की शुरुआत होगी। कोरोना से लड़ाई में देश की इस कामयाबी से दुनिया को भी मदद मिलेगी। लेकिन जब कोरोना की वैक्सीन नहीं आई थी तो पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया आयुर्वेद, योग के जरिए कोरोना से लड़ाई लड़ रही थी। इस दौरान बाबा रामदेव और उनका योग दोनों देश और दुनिया भर के लोगों के बड़ा काम आया। आज नए साल में खुद योग गुरु बाबा रामदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। नए साल की ढेरों शुभकामनाएं आपको। और अब तो इस नए साल की सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे सामने है, कोरोना वैक्सीन। बधाई किसे देंगे? प्रणाम रोमाना जी, आपको भी, एबीपी को भी बधाई आपके नए लुक के लिए, नए अवतार के लिए, नई सोच के लिए, नई संघर्ष के लिए, नई तैयारी के लिए। और बधाई है इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी, हमारे साइंटिस्टों को भी और उन कंपनियों के लोगों को भी जिन्होंने पुरुषार्थ करके दुनिया के लिए एक नया कीर्तिमान रचा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें 3 बातों पर एक साथ सोचना है। वैक्सीन आ गई है, इसलिए हमको कुछ नहीं करना, इस गलत फहमी में किसी को नहीं रहना। आप भी जानते रोमाना जी, लोग जितने कोरोना से मर रहे हैं उससे ज्यादा डायबिटीज से मर रहे हैं, उससे ज्यादा हार्ट फेलियर से मर रहे हैं, लंग फेलियर से मर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग दूसरी छोटी से लेकर के बड़ी तक जो लाइफस्टाइल डिजीज से लेकर के कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए योग किसी को नहीं छोड़ना। अपनी जो इनिट इम्यूनिटी है उसको भी हमें पुश करते रहना है, क्योंकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो एक वक्त तक काम करती है रोमाना जी। 6 से 9 महीना, अभी तो पूरा वक्त के साथ ही चीजें और क्लियर होंगी। ये हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करेगी, परमानेंट इम्यूनिटी आपकी अपनी है जो काम करेगी। इसलिए अपनी जीवन शैली को अच्छा बना के रखें। दूसरी बात, ये कोरोना होने से आपको बचाएगी। कोरोना होने के बाद फिर आपको वही योगाभ्यास करना है। और जो हमने पहले, जैसे आपने कहा भी, हमने अणु तेल, श्वासारी, कोरोनिल, और आपकी जानकारी के लिए उस समय बहुत विवाद हुए होंगे, लेकिन जिन्होंने अभी कोरोना वैक्सीन को अनुमति दी है, हमारे इन्हीं साइंटिस्टों ने और इन्हीं पूरी टीम ने, माने डीसीजीआई ने हमको ये श्वासारी और कोरोनिल की, और इसके साथ साथ सीओपीपी 158 कंट्रीज के अंदर इसको एज ए इम्यूनिटी बूस्टर बेचने की भी हमको अनुमति मिली है। अब इसको कोरोना की दवाई के तौर पर भी हमारी 100% पूरी हमने तैयारी कर रखी है। उसकी पूरी साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन भी सरकार को सौंप दी है कि हम लोग कोरोना होने के बाद क्या करना है। क्योंकि WHO ने तो पल्ला झाड़ लिया कि जो अभी तक दवाइयां दी जा रही हैं कोरोना के ट्रीटमेंट के नाम पर, वो कोई भी दवाई उसमें कारगर नहीं है। लेकिन हमने इसके ऊपर बहुत काम किया है। तो मैं सबसे कहूंगा कि वैक्सीन का अपना काम रहेगा, योग का अपना काम रहेगा, आयुर्वेद का अपना काम रहेगा। आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने से लेकर के और सावधानी से संक्रमण से बचने तक सभी उपायों को साथ साथ अपनाएंगे। ये अगला प्रश्न है रोमाना जी कि अभी फ्रंटलाइन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, हमारे शासन प्रशासन के लोग हैं, उनको पहले वैक्सीन लगेगी। तो शेष लोग घबराए नहीं। हेल्थ वर्कर्स के अलावा बाकी भी जो लोग हैं वो, उनकी भी बारी आएगी, लेकिन धीरे धीरे सबका उद्धार होगा। सबको बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल, हमने तो इसीलिए कहा कि ये जो मुश्किल वक्त था, कोरोना काल, संकट काल था, उसमें योग गुरु का सिखाया योग और आयुर्वेद, जिसके बारे में आपने जानकारी दी देश को, वो न सिर्फ देशवासियों बल्कि दुनिया भर के लोगों के बहुत काम आया। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अब जबकि एक नहीं दो मेड इन इंडिया वैक्सीन भारत में तैयार है, हरी झंडी मिल गई है, तो ये तो देश के लिए गौरव का पल है ना। लेकिन इस गौरव के पल में भी वैक्सीन को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, क्यों? देखो रोमाना जी, यह आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत गौरवपूर्ण क्षण है। और स्वदेशी से देश को सभी दिशाओं में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आदरणीय मोदी जी ने वो जो है वो
वोकल होना लोकल के लिए और लोकल को ग्लोबल बनाने का भी हमें एक नया कीर्तिमान विश्व में बनाना है। उसके लिए यह निश्चित रूप से बहुत स्वाभिमान की बात है और इसको हमें निरंतरता के साथ आगे बढ़ाना भी है। और जहां तक कुछ लोग गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, कुछ हिंदू कुछ मुसलमान, कुछ कहते हैं इसमें गाय का मांस है, कुछ कह रहे हैं इसमें सुअर का मांस है, कोई इसमें कोई किसी चीज से जोड़ रहा है, तो मैं बहुत प्रामाणिकता से, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी को मैं समझता हूं और एंसेंट मेडिकल साइंस के साथ मॉडर्न मेडिकल साइंस को भी मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है, इसलिए जो भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर या किसी और रिलीजन के नाम पर, किसी धार्मिक आस्थाओं के नाम पर लोगों के अंदर गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। और कुछ लोग डर रहे हैं, ये अलग बात है, तो वो अपना खौफ भी निकाल दें, क्योंकि काफी कई दौर के परीक्षणों से गुजरने के बाद इसको अनुमति मिली है, इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि ये निर्दोष ही होगी। जहां तक जो बहुत सबल लोग हैं वो अगले चरण का प्रतीक्षा करें। जैसे मैंने कहा है कि भाई जो लोग कमजोर हैं, जो वास्तव में फ्रंटलाइन लोग हैं, उनको पहले लेने दो कि आप जो पूर्ण स्वस्थ लोग हैं वो मस्त रहो। और हमने तो रिकवरी रेट 99 तक पहुंचा दिया है, इसलिए इसमें आपाधापी भी ना मचाएं और किसी तरह की गलतफहमी में भी ना आए। बाबा जी, आपका एक बयान अभी हाल में जो आपने दिया उसे लेकर भी खूब वायरल हो रहा है। वो बयान सुर्खियों में भी बहुत है, जिसमें बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि मैं तो भाई वैक्सीन लूंगा नहीं। ऐसा क्यों? देखो, मैंने कहा, अभी मैंने बोला कि आपाधापी ना मचाएं, होड़ लगी हुई है, किसको पहले वैक्सीन मिलेगी, ये कोई कंपटीशन है भाई? अरे यदि रोमाना जी आपकी, मेरी, और मैं तो कहूंगा चाहे जो भी और लोग जो बहुत स्वस्थ हैं, मेरा लीवर, मेरी किडनी, मेरा हार्ट, मेरा ब्रेन, मेरी इम्यूनिटी, सब कुछ एकदम 100% परफेक्ट है, तो कोई ये रेवड़ी बट रही है? कोई मतलब लोग ऐसे भीख कटोरा लेकर के जैसे खड़े हो, इस तरह से लाइन में लगने की क्या जरूरत है? अरे पहले उनका नंबर आने दो, बेचारे जो कमजोर हैं, चाहे जिन्होंने लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन और बॉडी के काफी प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं, उनको पहले लाइन में लगने दो। तो मैंने कहा भैया मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। मैंने ये तो इसलिए मैंने इस बात को कहा, मैं कोई वैक्सीन का विरोधी व्यक्ति नहीं हूं। हाँ, लेकिन मैंने इसीलिए सवाल पूछा कि कोई भ्रम या कोई गलत संदेश ना चला जाए। अच्छा हुआ आपने बहुत क्लैरिफाई किया, क्योंकि अब दर्शक समझ पाएंगे कि आप बार बार संदेश ये दे रहे हैं कि पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, और फिर वो लोग जो कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं, जिन्हें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उस हिसाब से जो गवर्नमेंट तय करे, जो सरकार तय करे क्रम, उसी क्रम से वैक्सीन लगवाइए। लेकिन अब एक बार फिर से सवाल वो कि जो अफवाहें वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही हैं कि साहब इसमें तो सुअर की चर्बी है, साहब इसमें तो गाय का खून मिला दिया है, ये ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है? और क्या हम लोग आस्था के नाम पर इतने अंधविश्वासी हैं कि जो भी हमारे सामने परोसा जाए हम उसे स्वीकार कर लेते हैं? बाबा जी, देखो, पहली बात तो यह है कि वैक्सीन में खून या चर्बी कैसे डाल सकते हैं। दूसरी बात ये आस्थाओं के नाम पर जो व्यापार करने वाले हैं, मैं इनको बोलता हूं धार्मिक आतंकवादी, मजहबी आतंकवादी, रिलीजियस टेररिस्ट। ये बड़े खतरनाक पूरी दुनिया के। आध्यात्मिकता पूरी दुनिया को बचाएगी, लेकिन ये मजहबी आतंकवाद इस पूरी दुनिया को ध्वस्त करने के अलावा और कुछ नहीं है। एक और भी कि ये पूरी दवा माफियाओं का पूरा षड्यंत्र है। अब इसके ऊपर भी पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग तरह की थ्योरी चल रही है कि एक बार 800 करोड़ पूरी दुनिया के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और साल भर के बाद फिर दूसरा चक्र शुरू हो जाएगा कि अब दूसरी बार और लगवा लो। तो इसमें अभी तक भी लाखों करोड़ के वारे नारे लोग कर चुके, जबकि WHO का, मैंने कहा ना, बयान आया कि अभी तक जो दवाइयां दी जा रही है एलोपैथी में कोई कोरोना के लिए कारगर नहीं है। तो ये भी एक पूरा दूसरा चक्रव्यूह है। इसके बारे में भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पहली, धार्मिक आस्थाओं को जो भड़काने वाले लोग हैं सरासर गैर तार्किक, अव्यवहारिक और एक तरह से वो बेहुदे, बेपढ़े लिखे, नासमझ, नादान और मूर्ख लोग हैं। लेकिन ये जो दूसरी बात है, इसके ऊपर भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा केवल एक काल्पनिक जो है हमने आभा मंडल बना दिया कि
ड्रग माफियाओं का पूरा एक षड्यंत्र है, दवा कंपनियों का पूरा एक षड्यंत्र है। मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। इसमें हो सकता है कुछ बीच बीच में कुछ चीजों से सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन एक बात से मैं सहमत हूं कि कोरोना बहुत जगह पर, ठीक है, यूरोप के कुछ देशों की प्रॉब्लम है, वहां के वेदर, वहां की प्रॉब्लम, वहां के लोगों की इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, लेकिन कोरोना वायरस बहुत कमजोर भी पड़ चुका है। तो आगे वक्त के साथ इस दिशा में भी हमें सोचना होगा कि कितने लोगों को इसकी, वापस मैं कह रहा हूं कि जरूरत है वैक्सीन लगाने की। तो इसमें कोई किसी भी तरह से होड़ ना लगाएं और विज्ञान के नाम पर किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को प्रश्रय ना दें। बहुत बढ़िया बात। संयम रखें, अपनी बारी का इंतजार करें, किसी होड़ में ना आए और प्लीज अफवाहों पर तो बिल्कुल कतई ध्यान ना दें। मुझे लगता है बाबा रामदेव जिस तरीके से स्पष्ट तरीके से समझा रहे हैं हर पहलू को, उसको बहुत गौर से आपको सुनना चाहिए। अब मैं आती हूं बाबा जी, ये कोरोना वैक्सीन पर जो सियासी डोज नेता देना शुरू कर चुके हैं ना जनता को, मुझे लगता है उस पर भी आपको क्लैरिटी रखनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का टीका तो अभी नहीं आया, लेकिन सियासी टीका टिप्पणियां जो हैं वो जोर शोर से शुरू हो गई। बीजेपी की वैक्सीन है, वैक्सीन तो नपुंसक बना देगी, मतलब इस तरीके की जो सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर अपनी बात रखिए। देखिए, इस वैक्सीन के अंदर कोई ऐसा तत्व नहीं है। मैं खुद योग आयुर्वेद का पक्षधर व्यक्ति हूं, लेकिन आपको प्रामाणिकता से इस बात को कहना चाहता हूं कि मैं एलोपैथी का जाहिर तौर पर एक तरह से लाइफ सपोर्ट जो मतलब लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं उनका मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं एलोपैथी का घोर विरोधी व्यक्ति होते हुए इस बात को कह रहा हूं कि इससे कोई नपुंसकता आने वाली नहीं है। और दवा न किसी कंपनी की है, दवा न किसी मजहब की है, दवा न किसी पॉलिटिकल पार्टी की है। दवा का एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। ये अलग बात है कि वो किसी न किसी ब्रांड से जरूर दिखता है, बनता है, क्योंकि उसके लोग उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। इसलिए दवा एक विशुद्ध रूप से विज्ञान है। इसमें किसी भी तरह के पार्टी, किसी भी तरह के पंथ और किसी भी तरह की जो अफवाहें हैं नपुंसक आदि बनाने की, या हो सकता है और भी कई तरह की इसमें लोग अफवाहें और इंजेक्ट कर दें, तो ये एक तरह से एक जहरीला विचार है, एक तरह से ये वैचारिक आतंकवाद है, ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है। इससे भी लोगों को बचने की जरूरत है रोमाना जी। तो मैं क्या समझूं, मतलब वैक्सीन तो आपने बताया कि ना किसी धर्म से जुड़ी हुई है साहब, ना ये किसी राजनीतिक दल की है, वैक्सीन प्योर विज्ञान है, लेकिन वैक्सीन पर जो विवाद है क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए मोदी पर निशाने के तहत है? हाँ, ये बात सच है कि कोरोना में पूरी दुनिया के अंदर इस लोगों से को महामारी से बचाने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने लीड किया, तो ये कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो जो मोदी विरोधी लोग हैं भारत में और विश्व में भी, मोदी विरोधी और भारत विरोधी जो ताकतें हैं, वो इस तरह की चीजों को पूरी तरह से बल देने में लगी रहती है कि कैसे मोदी को रिश्ता दिखाया जाए। तो भाई, मोदी जी से बैर है तो आप उनसे राजनीतिक बहस करो, उनका राजनीतिक रूप से विरोध करो। वो जो एक विज्ञान सम्मत बात कर रहे हैं और हर कोरोना से लेकर के हर तरह की जंग में किस तरह से लड़ा जाए, उसको पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल आइकॉन बने हुए। तो मुझे लगता है लोगों को कोरोना वाले मैटर में मोदी जी को घसीटने की बजाय उनके राजनीतिक विरोधियों को, यदि उनके पास कोई राजनीतिक ऐसे मुद्दे हैं जिससे वो उनको घेर सके, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कम से कम कोरोना को और कोरोना की वैक्सीन को एक बाजू में रख करके उनको खुले तौर पर राजनीतिक उनसे जंग लड़नी चाहिए, न कि ये वैज्ञानिक तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ करनी चाहिए। ये बेहद महत्वपूर्ण बात जो योग गुरु बाबा रामदेव कह रहे हैं, मुझे लगता है सबको इस बात को गहराई से समझना चाहिए कि देखिए, कोरोना वैक्सीन पर जिस तरीके की राजनीति की जा रही है ना, वो दरअसल विपक्ष की जो वैचारिक दिवालियापन है उसको उजागर कर रहा है और कुछ नहीं। लेकिन अब योग गुरु रामदेव, जबकि वैक्सीन को हरी झंडी मिल गई है, ये जो कोरोना संकट 20 की जो बाधा थी, 21 में आपको लगता है पूरी तरीके से हम पार कर लेंगे या इसमें और समय लग सकता है? देखिए रोमाना जी, ये बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन बहुत कम लोगों को अभी वैक्सीन मिल पाएगी। भारत की आबादी भी 135 करोड़ है और 30 करोड़ लोग तो जो है हमारे
अलग अलग जो मेडिकल पैरामेडिकल से लेकर के और दूसरे फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं और जो बहुत आपने जैसे कहा बुजुर्ग हैं और जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उन तक पहुंचते पहुंचते ही ये साल का अंत हो जाएगा। तो आम लोगों को तो ये 2022 में ही नसीब हो पाएगी। तब तक कोई घबराए नहीं, योग करें, स्वासारी कोरोनिल अणु तेल, सरसों का तेल, षडबंधु तेल को नाक में डालते रहें। योगाभ्यास से लेकर के प्राकृतिक तौर तरीकों से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते रहे, क्योंकि आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते ये एकदम कड़वा सच है रोमाना जी, 2022 हो जाएगा। और मुझे लगता है तब तक तो वैसे ही कोरोना इतना क्षीण हो जाएगा जैसे सर्दी जुकाम के वायरस हैं। यदि इतना ही क्षीण होगा तो हो सकता है 2022 तक वैक्सीन लगाना पड़े या ना पड़े, उसको दोबारा विचार करेंगे हम लोग, दोबारा बैठेंगे एबीपी के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले आगे की चीजों के लिए आपको आगाह करने वाला, आपके हित और देश हित को आगे रखने वाले एबीपी न्यूज है, तो दोबारा इंटरव्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव जी। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना कि देखिए वैक्सीन भी और कड़ाई भी, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही कि भाई दवाई भी कड़ाई भी, दवाई आ जाए तो ये मत समझिएगा कि आप ढिलाई बरत सकते हैं। ये एक तरीके से मंत्र है जो गांठ बांध लेना है। चलते चलते योग गुरु बाबा रामदेव, एक और बड़ा मुद्दा जो इस वक्त देश के सामने है, किसानों का मुद्दा। 7वें दौर की आज बातचीत, 7वें दौर की बातचीत हो रही है, बावजूद इसके मामला अब तक हल होता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा है? आपको क्या लगता है? हल निकालने के लिए दोनों तरफ से हठधर्मिता छोड़नी पड़ेगी और मुझे लगता है संवाद से समाधान निकलेगा। 2 कदम सरकार आगे बढ़े, जो किसान संशोधन कह रहे हैं काफी उन्होंने स्वीकार कर लिया, एमएसपी से लेकर के पराली से लेकर के अलग अलग तरह की जो प्रक्रियाएं थी कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर के, और कुछ कदम जो है किसानों को भी आगे बढ़ने चाहिए, क्योंकि केवल ये कह रहे हैं कि तीनों के तीनों 100% कानून नहीं चाहिए। अब इसमें बहुत तरह के वाद विवाद आ रहे हैं, लेकिन एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, हमको भैया कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करनी। कुछ लोगों ने बेवजह इस तरह के भी मुद्दे जोड़े हैं कि शायद कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है, वो इसके पक्षधर हैं। हम तो ये पक्षधर हैं कि देश में सबसे पहली फूड प्रोसेसिंग और दुनिया का सबसे बड़ा फूड पार्क हमने बनाया, लेकिन हम कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करते हैं। हाँ, जो पाम ऑयल है उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अलग तौर तरीका है, जो करीब 30 से लेकर के 40 साल तक उसका पेड़ चलता है, और उसमें यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होती तो किसान जो है क्योंकि उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, तो जो किसानों के हित के बातें हैं उसमें हम तैयार हैं। बाकी हम किसी भी बात में हमारा कोई संबंध नहीं है, बस इतनी बात चाहते हैं कि ये गतिरोध खत्म हो। अब इतनी वर्षात और इतनी ज्यादा प्रतिकूल मौसम की स्थितियां और उधर से पूरी दुनिया भी देख रही है कि गतिरोध है, ये जल्दी से जल्दी खत्म हो, हम ये प्रार्थना भी करते हैं। और कोई जरूरत हो तो भाई हम भी कृषक पुत्र हैं, वह किसानों के बीच में और सरकार के बीच में कोई संवाद में भी हम काम आ सके तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। मैं दरअसल इसी पर आना चाह रही थी, आगे बढ़ना आप पड़ेगा, अपनी कोई भूमिका देखते हैं? निकलेगा, मैं ऐसा मानता हूँ रोमाना जी। मैं इसी पर आना चाह रही थी, आप अपनी कोई भूमिका देखते हैं कि बाबा रामदेव पहल करें और कुछ बात बन जाए? क्योंकि आपने इस वक्त लोगों के मन की बात कही है कि जिस तरीके के मौसम हालात में किसान बैठे हुए हैं, उसे लेकर चिंता तो सभी के मन में बनी हुई है। देखिए, मैंने कहा मैं स्वभाव से, जन्म से मैं कृषक पुत्र हूं, और कृषि और ऋषि संस्कृति ने ही देश को गौरव बढ़ाया, और देश के अन्नदाताओं के जो भी मन में कुछ प्रश्न है, काफी कुछ तो मीडिया के माध्यम से उनका समाधान हुआ है, लेकिन कुछ चीजें जरूर हैं उनके मन में, उसको लेकर के जल्दी समाधान निकलना चाहिए। और उसके लिए यदि किसी भी प्रकार से संवाद करने के लिए मेरी आवश्यकता होगी तो मेरे लिए तो राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और उसमें राष्ट्र धर्म में भी जो कृषि धर्म है मैं उसको सबसे बड़ा धर्म मानता हूं। इसलिए उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं अंतिम श्वास तक किसानों के लिए जीने के लिए प्रतिबद्ध हूं, क्योंकि मेरा जन्म वहीं से हुआ है। और जो कुछ आज स्वामी रामदेव बना है तो इस कृषि ने ही स्वामी रामदेव को यहां तक पहुंचाया है। इसलिए मैं चाहता हूं
इसका जल्दी समाधान निकले और मुझसे जो बन पाए उसको करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद योग गुरु बाबा रामदेव एबीपी न्यूज पर हमारे साथ आने के लिए और देश के सामने जो भी बड़े मुद्दे हैं उन पर अपनी बात रखने के लिए। बेहद महत्वपूर्ण किसान आंदोलन पर योग गुरु रामदेव ने जिस तरीके से कहा है कि दोनों पक्षों को दो कदम आगे बढ़ाने होंगे और देश इंतजार कर रहा है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकले। अस्पताल में भर्ती हैं सौरव गांगुली, उन्हीं की सेहत से जुड़ा अपडेट है। खबर यह मिल रही है कि सौरव गांगुली बुधवार को अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। सीधे रुक करते हैं, कुंतल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुंतल, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, परिवार सूत्रों से खबर यही है कि सौरव गांगुली को बुधवार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। कल जो 9 डॉक्टर की जो पैनल है वो बात करने वाले हैं जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट और सर्जन देवी शेट्टी से, और इसके आगे की ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा इस पर बात किया जाएगा। और इसके आगे ये तय की गई है कि फिलहाल जो बाकी 2 स्टेंट्स हैं वो सेट नहीं किया जाएगा। सौरव गांगुली घर वापस जाएंगे और कुछ दिनों तक घर पर ही इलाज चलता रहेगा। उसके आगे अगर 2 स्टेंट सेट करने की जरूरत है तो फिर वापस हॉस्पिटल आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुंतल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल का अपडेट ये है कि बुधवार को, मतलब आज सोमवार है, परसों अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है सौरव गांगुली। देखिए, शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत, उनकी पत्नी वर्षा राउत इस वक्त ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के अधिकारी उनसे 55 लाख रुपए पर सवाल जवाब कर रहे हैं। वर्षा राउत को 55 लाख रुपए प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी से मिले थे। दरअसल ईडी पीएमसी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। इसी जांच के दौरान यह सामने आया कि वर्षा राउत के अकाउंट में पीएमसी घोटाले का जो आरोपी है प्रवीण राउत, उसकी पत्नी के अकाउंट से 55 लाख रुपया ट्रांसफर किया गया। इसी सिलसिले में यह सारी पूछताछ की जा रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मुंबई से मृत्युंजय सिंह मौजूद हैं, दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी मौजूद हैं। पहले मृत्युंजय का रुख करते हैं और जानते हैं, मृत्युंजय, ईडी दफ्तर कितना वक्त हो गया है, वर्षा राउत कब पहुंची थी और कितनी देर तक पूछताछ चल सकती है? देखिए, पूरी सुगबुगाहट थी कि वर्षा राउत 5 तारीख को ईडी दफ्तर के सामने पेश होंगी, लेकिन आज ही दोपहर 3 बजे वर्षा राउत मुंबई के बेलाडपेर इलाके में कैसराय हिंद बिल्डिंग के ईडी दफ्तर में पहुंची हुई हैं और 3 बजे यहां पर वो पहुंची। उनके साथ में एक व्यक्ति थे, वो उनके कोई करीबी है या फिर उनके लीगल टीम के सदस्य हैं, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बड़े ही सादगी से, बिना किसी शोर शराबे के, बिना कोई सुरक्षा इंतजामों के बीच वो अकेले यहाँ पर पहुंची और उसके बाद यहाँ पर मुंबई पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वो 5 तारीख को आना चाहती थी, लेकिन एक संभावना, एक आशंका यह व्यक्त की जा रही थी कि शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं और तामझाम के साथ यहां पर 5 तारीख को आ सकते हैं और शायद यही कयास लगाते हुए राउत परिवार ने फैसला लिया होगा कि उन्हें आज आना है। हालांकि ईडी ने पहले भी कहा था कि इस हफ्ते उन्हें, इस कार्यकारी हफ्ते उन्हें 48 घंटे के भीतर ईडी दफ्तर में पहुंचना है। तो कुल मिलाकर 3 बजे वो यहाँ पर पहुंची है। उनसे आज लगभग 3 घंटे की पूछताछ संभव है। सूर्यास्त से पहले उन्हें यहाँ से छोड़ दिया जाएगा, लेकिन 3 घंटे लौटूंगी आपके पास। सीधे रुक करते हैं, ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश, वो कौन से बड़े सवाल होंगे जिनके जवाब इस वक्त ईडी, जो संजय राउत की पत्नी है वर्षा राउत, उनसे लेना चाह रही हो? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, 55 लाख के लोन के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 55 से ज़्यादा सवाल तैयार किए हैं और इसमें सबसे अहम सवाल है कि वर्षा राउत प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत को कब से जानती हैं और उनके साथ किन किन कंपनियों में डायरेक्टर हैं। और सबसे अहम बात ये कि जो 55 लाख रुपए का लोन उन्हें मिला, क्या ये अनसिक्योर्ड लोन था और उन्हें अनसिक्योर्ड लोन क्यों दिया गया? क्या इसमें जो ब्याज था, उन्होंने कोई ब्याज इसमें आज तक दिया है? क्या ये लोन साल 2009 और 10 में लिया गया था, तो क्या तब से क्या इस लोन की कोई किस्त चुकाई गई? यदि हाँ, तो कितनी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर वर्षा राउत से पूछताछ की जा रही है। और मैं आपको एक अहम बात बता दूं, इसके पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने माधुरी राउत और प्रवीण राउत दोनों से पूछताछ की थी इस लोन को लेकर, लेकिन लोन को लेकर ये दोनों ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे, जिसके चलते वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ का सिलसिला उनसे लगातार जारी है। जी ओम प्रकाश, आप रहिए मेरे साथ, मृत्युंजय भी हमारे साथ बने हुए। देखिए, पीएमसी बैंक घोटाला, इसमें शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से 55 लाख रुपए का लोन, इस मामले में ईडी जो है वो सवाल जवाब कर रही है। जरा रिपोर्ट देख लीजिए आप, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। अपनी तैयारी के तहत प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने वर्षा राउत से पूछताछ के लिए 55 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार की है।
ईडी सूत्रों के मुताबिक 55 सवालों की जो लिस्ट तैयार की गई है उसमें अधिकारियों ने वर्षा राउत के अध्यापक जीवन से लेकर आज तक के सवालों की लिस्ट तैयार की है। ईडी जानना चाहते हैं कि जो 55 लाख रुपए लोन वर्षा राउत को मिला उस पैसे का स्रोत क्या था। इसके लिए ईडी ने वर्षा राउत को दस्तावेज लेकर ईडी कार्यालय आने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक कार्यालय में आने के बाद सबसे पहले वर्षा राउत को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शपथ दिलाई जाएगी और इस लिखित शपथ में उन्हें लिखित में ये देना होगा कि वो किसी भी सवाल का गलत जवाब नहीं देंगी और यदि उनके सवालों के जवाब गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इन सवालों में शामिल हैं आपके पास कितने बैंक खाते हैं, आपके बैंक खातों में कितनी रकम जमा है, आप अपना आयकर रिटर्न कहां दाखिल करती हैं, क्या आपने अंतिम साल का आयकर रिटर्न दाखिल किया है, अपने 10 सालों के आयकर रिटर्न की कॉपी मुहैया कराइए, आपके नाम पर देश या विदेश में कितनी जायदाद है उनका विवरण दीजिए, आप कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हैं, कितनी कंपनियों से आपने डायरेक्टर के तौर पर नाम वापस लिया है, आप जिन कंपनियों में डायरेक्टर हैं उनमें अन्य डायरेक्टर कौन कौन हैं, ये कंपनियां काम क्या क्या करती हैं, सिद्धांत डिस्काउंट प्राइवेट लिमिटेड से आपका क्या नाता है, अवनी कंस्ट्रक्शन कंपनी से आपका क्या नाता है, माधुरी प्रवीण राउत को आप कैसे जानती हैं, आपको उन्होंने 55 लाख रुपए का लोन क्यों दिया, लोन का पैसा आपने कहां लगाया, क्या ये लोन अनसिक्योर्ड था, यदि हाँ तो उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन क्यों दिया, क्या इस लोन का कोई ब्याज दिया जाना था, आपने आज तक कितना ब्याज दिया है, क्या इस लोन को वापस करने की किश्तें आपने चुकाई हैं, यदि हाँ तो कब, कैसे और कितनी। ईडी का दावा है कि पीएमसी बैंक घोटाले की कथित आरोपी प्रवीण राउत को इस घोटाले से संबंधित लगभग 90 करोड़ रुपए मिले और प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी माधुरी राउत को 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी थी और आरोप है कि इसी रकम में से 55 लाख रुपए बतौर लोन संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिए गए थे। हालांकि संजय राउत इस पूरे मामले को लेकर बेहद खफा नजर आते हैं। 10 साल पहले 50 लाख हमने कर्ज लिया था, उसके बारे में ईडी को बहुत अचानक इंटरेस्ट जाग उठा है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बंदर यहाँ है तो उछल रहे हैं हमारे नाम से। बंदर जब क्या बोलते, बंदर जब दारू पीता है ना तो ज़्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा, मेरा नाम संजय राउत है। सूत्रों के मुताबिक वर्षा राउत से जुड़ी यह जांच ईडी अधिकारियों के लिए काफी मुश्किल भरी साबित हो सकती है, क्योंकि लोन की 55 लाख रुपए की रकम 10 साल पहले दी गई थी और उस समय पीएमसी घोटाला सामने नहीं आया था। ऐसे में 55 लाख रुपए की यह रकम प्रोसीड ऑफ क्राइम से जुड़ी हुई है, यह साबित करना ईडी अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। मैं सीधे एक बार फिर से ओम प्रकाश का रुख कर लेती हूँ। दरअसल ओम प्रकाश, अब सवाल में रही है कि पीएमसी घोटाले का आरोपी है प्रवीण राउत, लेकिन वर्षा राउत से ये जिस तरीके से पूछताछ हो रही है 55 लाख रुपए को लेकर, ये क्या सीधे इसकी कोई कड़ी पीएमसी घोटाले से जुड़ती है क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रोसीड ऑफ क्राइम की मनी ढूंढी जाती है, यानी जो पैसा घोटाले का हुआ वो कहां कहां हुआ। अब ईडी ने जिसमें आधिकारिक तौर पर तार जोड़े हैं उसके मुताबिक वधावन ब्रदर्स से इनके पास 90 से 95 करोड़ रुपए प्रवीण राउत के पास आए थे। ईडी का दावा है इसमें से 1.6 करोड़ यानी 1 करोड़ 60 लाख रुपए उसमें से प्रवीण राउत ने अपनी बीबी माधुरी राउत को दिए थे और ईडी का यह भी दावा है कि इसी पैसे में से ये रकम वर्षा राउत को 55 लाख रुपए गई थी। यानी प्रोसीड ऑफ क्राइम ईडी अपनी तरफ से तो जोड़ रहा है, लेकिन जो संजय राउत और उनका परिवार दावा कर रहा है उसके मुताबिक ये 10 साल पुरानी रकम है और इसका आयकर विभाग में भी उन्होंने आयकर रिटर्न बताया हुआ है, अपनी आयकर रिटर्न में। ऐसे में अब ईडी के लिए ये साबित करना दस्तावेजों में कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम की रकम है, ये अपने आप में दुष्कर भरा काम होगा। लेकिन चूंकि प्रोसीड ऑफ क्राइम से उन्होंने इसका नाता जोड़ा है, लिहाजा उन दोनों से पूछताछ की है, दोनों की पूछताछ से संतुष्ट नहीं हुई। अब वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वर्षा राउत ये बता पाएंगी कि ये पैसा उन्हें माधुरी राउत ने दिया तो क्यों दिया और अनसिक्योर्ड लोन क्यों। इनकम टैक्स विभाग ने आज दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा के ठिकाने पर छापेमारी की है। सूत्रों से पता चला है कि वाड्रा के दिल्ली के सुखदेव विहार स्थित दफ्तर पर छापा मारा गया
वाड्रा को दरअसल बेनामी संपत्ति के कानून के तहत समन जारी किया गया था, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंचे। इसके बाद आयकर विभाग ने छापेमारी की। सूत्रों से पता चला है बेनामी संपत्ति के मामले में रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी दर्ज कराया जा रहा है। ओम प्रकाश, अपडेट क्या है इस खबर पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, आयकर विभाग ने आज रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ शुरू की है और छापेमारी की जो बात है वो अपनी जगह पर संभवतः सही नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा को इसके पहले बेनामी एक्ट के तहत 2 बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा दोनों बार बेनामी एक्ट के नोटिस पर आयकर विभाग के सामने पेश नहीं हुए थे और उसके बाद आयकर विभाग ने उनसे पूछा था कि उनके बयान दर्ज करने कब आए। आप सूत्रों का कहना है कि आयकर रॉबर्ट वाड्रा संभवतः बयान देने से बच रहे थे, यही कारण है कि आयकर विभाग के सामने पेश नहीं हो रहे थे, जिसके चलते आयकर विभाग की टीम आज उनके ठिकाने पर पहुंची और आयकर सूत्रों के मुताबिक इस समय रॉबर्ट वाड्रा के बयान दर्ज किए जा रहे हैं बेनामी संपत्ति को लेकर, जो देश से विदेश तक फैली बताई जाती है। जी, मैं वरुण का रुख कर लेती हूँ। वरुण, जो बात अभी ओम प्रकाश कह रहे थे कि देखिए छापेमारी, इसको सही नहीं होगा कहना, ये दरअसल बयान दर्ज कराया जा रहा है, यही हो रहा है? देखिए, बिल्कुल सुखदेव विहार के उसी ऑफिस के बाहर मैं मौजूद हूँ, 268 सुखदेव विहार। इसी रॉबर्ट वाड्रा के ऑफिस पर सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास जो इनकम टैक्स की टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी। उनके जो बयान है, उनके स्टेटमेंट है वो लिए जा रहे हैं। इससे पहले ही इनकम टैक्स ने 2 बार उनको समन दिया था। कोविड के चलते उन्होंने यही बात की थी कि वो अभी अपना जो बयान है वो दर्ज नहीं करवा सकते, और एक बार फिर से कल इनकम टैक्स ने संपर्क किया था। पहले सुबह 9:30 बजे को इनकम टैक्स की टीम के यहाँ पे पहुंचने की बात थी, लेकिन सुबह करीब 10:30 बजे इनकम टैक्स की टीम सुखदेव विहार के 268 नंबर इसी रॉबर्ट वाड्रा के ऑफिस पर पहुंची और अभी इनकम टैक्स की टीम जो है वो अंदर ही है और जो बयान है रॉबर्ट वाड्रा के वो दर्ज किए जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। ओम प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो रिपोर्ट आपको वरुण दिखा रहे थे, वो दरअसल वहीं सुखदेव विहार वाले घर के बाहर ही मौजूद है, जहां पर अंदर आईटी की टीम मौजूद है और बयान दर्ज कराया जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा। कृषि कानूनों के मुद्दे पर इस वक्त किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। 7वें दौर की बातचीत है जो दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही है। अच्छा, इस बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो शामिल हैं। वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री हैं सोम प्रकाश, ये तीनों लोग मौजूद हैं सरकार की तरफ से। बैठक के शुरू होने से पहले उन किसानों को श्रद्धांजलि दी गई जिनकी इस आंदोलन के दौरान जान चली गई। मृत किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस बैठक में शामिल मंत्रियों ने भी मौन रखकर किसानों को श्रद्धांजलि दी है। तो किसानों और सरकार के बीच ये 7वें राउंड की बातचीत। बैठक में शामिल किसानों के प्रतिनिधियों के लिए आज भी दोपहर का जो खाना है, भोजन, वो सिंघू बॉर्डर से आया। ये तस्वीरें उस समय की आप देख रहे हैं। राकेश टिकैत किसान नेता को आप देख सकते हैं खाना परोसते हुए यहाँ पर किसानों को। विज्ञान भवन में जहाँ बैठक चल रही है वहीं किसानों ने अपना लंच किया। किसानों को खाना बांटने में किसान नेता राकेश टिकैत जुटे हुए नजर आ ही रहे। इन तस्वीरों में ज्यादातर किसान नेताओं ने फर्श पर बैठकर अपना लंच किया। आज किसान नेताओं ने सरकार के मंत्रियों के साथ भोजन नहीं किया। हम सीधे रुक करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त मौजूद हैं। प्रशांत, देश इंतजार कर रहा है कि इस बैठक से क्या नतीजा निकले, क्या सुगबुगाहट, क्या खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, किस तरीके के माहौल में बातचीत चल रही है? जी देखिए रोमाना, अगर देश को या लोगों को किसी अच्छी खबर का इंतजार है तो फिलहाल वो अभी तक खबर जो अंदर बैठक चल रही है उससे नहीं आई है। जो अब तक बैठक चली है रोमाना, 2 घंटे के करीब बैठक हो चुकी है, उसमें कुछ देर ब्रेक भी हुआ है। उस ब्रेक के पहले जो बातचीत हो रही थी उसमें सबसे पहले जो नंबर 1 पे जो एजेंडा है कि तीनों किसान कानूनों को वापस ले जाने का, उसी पर बातचीत शुरू हुई और सरकार ने गिनाना शुरू किया कि क्या क्या फायदे हैं इस कानून के। लेकिन किसान संगठनों ने फिर एक बार बैठक में बिल्कुल ये साफ साफ सरकार से पूछा कि वो इन तीनों कानूनों को वापस ले रही है या नहीं, जिस पर सरकार ने कहा कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन दोनों में कहीं भी सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। अभी बात पहले ही एजेंडे पर अटकी हुई है, अभी फिर से बैठक शुरू होगी, उसके बाद देखना होगा कि फिर आगे इसी मुद्दे पर बातचीत होती है। फिर जो दूसरा एजेंडा है एमएसपी, उस पर भी बातचीत होती है। हमारे साथ प्रणय है रोमाना, हम उनसे भी जानते हैं क्या अंदर से बात आ रही है। प्रणय, जो खबर आ रही है वो तो अभी तक अच्छी नहीं है कि किसान भी अपनी बात पढ़े हुए हैं और सरकार भी कह रही है, फायदे गिना रही है, वो किसान कानून को वापस लेने को तैयार नहीं है जो पहले से कहती आई है। तो ऐसे में तो अच्छी खबर आती नहीं दिख रही है। निश्चित रूप से प्रशांत, अभी तक जो है आज की बातचीत, जो 7वें दौर की बातचीत थी, जो करीब करीब 2 घंटे से चल रही है, इसमें जो माहौल है वो लगभग उतना ही धुंधला है जितना इस समय दिल्ली का आसमान
तो निश्चित रूप से इससे किसी बड़े ठोस नतीजे की उम्मीद करना मुश्किल है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी भी जो हमारी अंदर बातचीत हुई, सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई आप कोई नया प्रस्ताव अगर आपके पास हो जिसके ऊपर समाधान की बातचीत हो सके तो वो बताइए। जबकि किसानों का कहना था कि जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है वो सीधे मुद्दे की बात करे, क्योंकि ये प्रस्तावों की काफी कवायद काफी समय से हो चल रही है, काफी बार हो चुकी है। अब सरकार सीधे तरीके से ये बताए कि वो कानून वापस लेगी या नहीं लेगी, क्योंकि ठोस जवाब की बात है। तो निश्चित रूप से ये जो आज जेस्चर्स में हुआ कि किसान नेताओं ने और जो सरकार के मंत्रियों ने साथ में खाना नहीं खाया, ये निश्चित रूप से कहीं ये बताता है कि एक तरीके से एक माहौल के अंदर तल्खी है और दोनों तरफ से इस चीज का दबाव है कि समाधान का रास्ता कैसे निकाला जाए, क्योंकि पोजीशंस दोनों तरफ से काफी हार्ड है। रोमाना, पिछली बैठक जो हुई थी 30 दिसंबर को, आपको याद है, दोनों ने साथ खाना खाया था और ऐसा लग रहा था कि कुछ बर्फ पिघल रही है सरकार और किसानों के बीच में। लेकिन आज फिर तनातनी ऐसा लगता है कि फिर से वापस हम देख रहे हैं, चूंकि दो जो सबसे प्रमुख पूछ रही थी कि भाई 30 दिसंबर वाली वो जो बैठक थी उसमें तो कहा गया था कि 2 मामले ऐसे हैं जिस पर सहमति बन गई है, और आज मतलब 4 जनवरी की इस बैठक से सभी को बहुत उम्मीदें थी। लेकिन जिस तरीके से दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर, आप बता रहे हैं कि कायम ही नजर आ रहे हैं, कोई भी अपने रुख से पीछे हटने को तैयार है नहीं, फिर हल कैसे निकलेगा? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? अब तो किसान तो ये कह रहे थे कि अगर हल नहीं निकलेगा तो फिर वो अपने आंदोलन को और धार देंगे। देखिए रोमाना, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अभी अगर मैं सरकार की अगर बात करूं, क्योंकि किसान तो लगातार यही बात कह रहे हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे और जो एमएसपी का जो कानून है, जो लीगल गारंटी कानून के जरिए नहीं मिलता है, सरकार इस पर हामी नहीं भरती है, तब तक वो अपने आंदोलन पर बैठे रहेंगे और वापस नहीं जाएंगे। सरकार ने जो अब तक जो प्रस्ताव दिया है 5-6 बदलाव का कानूनों में, उसके अलावा और भी दो चीजों पर सरकार ने कहा था कि पराली वाले अध्यादेश में बदलाव करेगी। उन सब चीजें तो ठीक है, लेकिन इन दोनों पर अभी तक कोई बीच का रास्ता, कोई आम सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है सरकार और किसानों के बीच में। लिहाजा सुबह में जब दर्शन पाल जो प्रमुख किसान नेता है उनसे मैंने ये सवाल किया था, उन्होंने कहा कि अभी और बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। तो मुझे लगता है कि दोनों में से कोई पक्ष ये नहीं चाहता है कि भले ही बातचीत बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो बातचीत से भाग रहे हैं, दूर हट रहे हैं। न सरकार ये चाहती है, न किसान संगठन ऐसा चाहते हैं। तो बातचीत चलती रहेगी, लेकिन जल्दी कोई हल निकलेगा इसकी संभावना, जैसा प्रणय बता रहे थे, इस वक्त दिल्ली में बारिश हो रही है और इतनी ही धुंधली संभावना होती जा रही है, कोई जल्दी हल निकलेगा इसकी। आज की बैठक में जब शामिल होने जा रहे थे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो उनकी तरफ से सकारात्मक समाधान होने की उम्मीद जताई गई थी। तोमर ने कहा कि आज की बैठक में सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में जाने से पहले कितने पॉजिटिव नजर आ रहे थे कृषि मंत्री, आप जरा सुनिए। शेष हैं उन विषयों पर चर्चा होगी और मुझे आशा है कि सकारात्मक रास्ता निकालने में सभी लोग मदद भी करेंगे और सफल भी होंगे। क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा सर, हल हो जाएगी सर? हम रोज सोचते हैं कि सॉल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं, शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा है। उनको कंप्लीट रिपील चाहिए सर। ये तो टेबल पे जो चर्चा होगी उसमें से तय होगा कि क्या होगा। ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो सकती है अगर फिर से किसान मांगे अगर रिपील करने के लिए। हम कोशिश करेंगे जरूर। सर, जो किसानों की मांग है कि फार्म लॉज रिपील करने हैं, वो सरकार ने साफ मना कर दिया कि वो नहीं होगा। तो आज डिस्कशन सिर्फ एमएसपी पे होगा या बैठक में सभी विषयों पर चर्चा। ठीक। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ कल। दरअसल शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए गए कुछ लोगों में से 25 की मौत हो गई। इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो ठेकेदार है वो फरार चल रहा है, जिसके बाद इंसाफ की मांग करते हुए परिजनों ने गाजियाबाद मुरादनगर हाईवे को जाम कर दिया। एसडीएम आदित्य प्रजापति ने 15 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा कुछ शांत हुआ। लेकिन मुरादनगर में अभी भी गम का माहौल बना हुआ है। मुरादनगर के सभी बाजार आज बंद हैं। हमारे साथ इस समय गाजियाबाद के एसपी रूरल ईरज राजा जी मौजूद हैं। कल जो हादसा हुआ है मुरादनगर में, उसको लेकर क्या पुलिस की कार्रवाई अभी तक हुई है और क्या तहकीकात चल रही है, उसको लेकर हम बात करते हैं। सर, ये जो इसमें केस रजिस्टर हुआ है मुरादनगर थाने में, किन किन सेक्शंस में केस रजिस्टर हुआ है और इसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? ये मेनली 304 और अदर रेलिवेंट सेक्शंस में केस हुआ है। इसमें 4 लोग नामजद थे और 4 नामजद में से 3 लोग की गिरफ्तारी इसमें हो गई है, जिसमें कि ईओ हैं निहारिका, इसके अलावा एक जूनियर इंजीनियर हैं और एक सुपरवाइज़र है ठेकेदार का आशीष। तो इन 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है
तीनों लोगों को जेल भेजा गया है। इसके अलावा इसमें जो अजय त्यागी है ठेकेदार, उसके लिए इस समय 4 टीमें लगी हुई हैं, अलग अलग जगह पर दबिश दे रही हैं। बहुत ही जल्दी हम उसकी भी गिरफ्तारी कर लेंगे। पुलिस जो है इस और भी तहकीकात कर रही है कि टेंडर में किस तरीके से जो है मतलब प्रोसेस अपनाया गया, कहीं कोई फेवरिज्म हुआ है या नहीं हुआ है, और जो मटेरियल वगैरह है जैसे कि अभी तक आरोप लग रहा है और वो दिख भी रहा है कि घटिया क्वालिटी का जो है निर्माण किया गया था, तो उन सब की जांच आप किस तरीके से करवा रहे हैं? इसमें सभी पहलुओं की जांच होगी। इसमें जो सामग्री की बात है, जिस तरह की इस्तेमाल हुई है, तो उसके लिए जो टेक्निकल टीम होगी वही बेटर बता पाएगी। तो उसको हम लोग बुलाएंगे और वो उसकी जांच करेगी कि किस तरह की सामग्री, किस तरह का चीज़ें होनी चाहिए थी, अगर नहीं हुई है तो फिर उन्हीं के अनुसार जो भी इसमें धाराएं और बढ़ेंगी और भी हमें आवश्यक कार्रवाई करनी होगी तो वो हम करेंगे। और देखिए, मुरादनगर से बीजेपी के विधायक हैं अजीत पाल त्यागी। उन्होंने कहा है कि दोषी जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, भले ही वो बीजेपी से क्यों ना जुड़ा हो। इस हादसे का दोषी चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो या कोई हो, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। उम्मीद करता हूँ जो इन लोगों की पीड़ित परिवारों की मांग है वो जल्द ही पूर्ण होगी। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो को इजाजत नहीं दी गई थी पुलिस प्रशासन की तरफ से। बावजूद इसके बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो कोलकाता की सड़कों पर जुट रहे हैं। दिखाते हैं आपको कुंतल की रिपोर्ट। फिलहाल जहां खड़ा हूं ये है कोलकाता के वाटगंज इलाका, और यहां कुछ ही देर बाद बीजेपी की तरफ से एक रोड शो होने वाला है, लेकिन कोलकाता पुलिस ने इस रोड शो होने के लिए इजाजत नहीं दी है। वजह यह है कि रूट काफी लंबी थी। यहां से होकर वाटगंज से सीधा ये रोड शो जो है वो सेंट्रल एवेन्यू तक जाने वाली थी। इस वजह से यहाँ परमिशन नहीं मिली है, क्योंकि कोलकाता पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ ट्रैफिक जैम हो सकते इस रोड शो की वजह से, और लगभग 70 गाड़ियों की काफिले की इजाजत यहाँ मांगी गई थी, जिसकी तो कुल मिलाकर एक बार फिर से सियासी आर पार कोलकाता की सड़कों में टीएमसी और बीजेपी के बीच देखने के लिए मिल सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।